हाँ तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं MT4। बेटा रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर हैविंग जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगाना पड़ता है बेटा वो एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू EVS, एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू। तो बेटा कह रहे हैं कि इंक्रीजेस विद वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नहीं भाई, मतलब देखो पहली बात प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस M1 M2 पे डिपेंडेंट है। M1 प्लस कांस्टेंट नहीं है साथ में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी नहीं, एच न्यू माइनस फाइव आ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, डबल करने पे डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल, ऐसा नहीं हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बेटा मोर देन डबल हो जाता है। क्या ये बात याद आ गई? ये एच न्यू एनर्जी है, ये 2H न्यू हो गई, ये फाइव कटौती होगी, ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब डबल कर दी तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेगी यहां से लेके यहां तक, दो ढक्कन और साथ में और, समझ मेरी, डबल से ज्यादा क्या बता रखी थी प्रदीप सर ने बात। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जब मतलब अगर मान लो y प्रोपोर्शनल टू x है तो x डबल करेंगे तो y डबल, x ट्रिपल करेंगे तो y ट्रिपल। दोस्त कह दो आ गया यार। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यस, जितनी फ्रीक्वेंसी, जिस प्रोपोर्शन में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाओगे उसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। कह दो आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा होता है h अपॉन mv, mv होता है √2m के, काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर, तो h अपॉन √2m के में h सबके लिए वही, 2 वही, k वही, खाली √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम होती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, है ना। प्रोटॉन की उससे कम और अल्फा पार्टिकल की सबसे कम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मैं लिख के बताऊं? आ गई। h अपॉन mv, mv हो जाएगा √2m के, बस खाली बेटा बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ रहा है, तो मास कम तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा। कह रहे A B C तीन ऑर्बिट्स हैं, है ना। C सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट है, यहां पे एनर्जी EC है, यहां पे एनर्जी EB है। मेरे को उससे क्या मतलब यार, ये B है और ये A। कह रहे हैं यहां पर λ3 वेवलेंथ निकल रही है जब डायरेक्टली C से A पे आ रहा है, इसमें λ1 निकल रही है, और जब B से A पे आता है तो λ2 निकलती है। तो बेटा सिंपल सी बात है बेटा, जैसे मान लो कि एक थर्ड ऑर्बिट है तो 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा, जो 3 से 2 में एनर्जी निकली प्लस 2 से 1 में, और 3 से 1 में डायरेक्टली आएगा तो वही एनर्जी एक बार में निकल जाएगी। तो hc by λ3 इक्वल टू hc by λ1 प्लस hc by λ2, तो दैट इज λ3 इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। कह दो आगे। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि यूरेनियम 236 से बन रहा है X और Y। बेटा जब भी रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, याद करो बेटा, प्रदीप सर कई बार बता चुके होंगे आपको, है ना। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट तो जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे उतने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स राइट साइड पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, ये पूछा पूर्णिमा ठाकुर। तो बेटा जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड में उतने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स राइट साइड में। पहले क्या करा बेटा मैंने, इससे क्या कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाए, मतलब न्यूक्लियस को फोड़ा, न्यूक्लियस को फोड़ा। तो बेटा न्यूक्लियस को फोड़ा तो बेटा क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगाई, और फिर क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या हुआ बेटा, कंबाइन हुए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन हुए, और फिर क्या हुआ, बाइंडिंग, वहां पर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, वहां पर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई। समझ में आया नहीं है? हाँ ना बोले यार। तो बेटा अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण पास में, तो क्या होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, जब पास आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आ गया ढक्कन? अब देखो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो यहां पर बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ेगी। दोस्त कह दो आगे। अब बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन था, यूरेनियम 236। यार पेन बिल्कुल बेकार दिए तुमने यार, सृष्टि तुम बिल्कुल बेकार करने होती जा रही हो, नॉनसेंस। X117 बदल के दो, प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो प्यारे बच्चों, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दे रखी है, 8.5, इसकी क्या दे रखी है, 7.6। तो रिलीज कितनी होगी, 234 इंटू 8.5, सही बात है। और 236 X और Y की दोनों की 8.5 पर न्यूक्लियन है ना, तो 8.5 इंटू 234 ये रिलीज होगी। ढक्कन लगा देना, ढक्कन। हाँ तो प्यारे बच्चों 234 इंटू 8.5 ये एनर्जी रिलीज हुई, और बेटा लगानी कितनी पड़ी, -236 इंटू 7.6 कह रहे हैं। अब देखो बेटा ऑप्शन कितने दूर दूर के, बहुत दूर दूर के बेटा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है तो एक ही हो तो बहुत ही झुमरी तलैया का है। 2 MeV, 200 MeV, 2000 MeV। अगर मैं 234 को यहां पे 236 लिख लूं तो मैंने खाली 17 का इंक्रीज किया, 8.5 इंटू 2 का इंक्रीज किया, पर उससे फायदा क्या होगा, 236 कॉमन आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। इंटू क्या बन जाएगा, 8.5 माइनस 7.6 0.9 क्या हो जाएगा दोस्तों,
बस 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 दा 54, वेरी गुड, 9 3 दा 27, 5 32, 9 2 दा 18, 3 21, 212.4। अब 17 कम कर दो, एक्चुअल आंसर है 200 हो गया अप्रोक्सीमेटली में, कह दो आ गया। पांचवा क्वेश्चन तीसरी बार आ गया हमारे सामने, अब तो आंखें बंद करके टिक कर सकते हैं। 3 घंटे तो हाफ लाइफ दिख रही है, 3 घंटे तो हाफ लाइफ दिख रही है, अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यहां पे 100 दिखा रखा था एक्टिविटी, यहां पे 50 दिखा रखी है एक्टिविटी, कहां दिखा रखी है एक्टिविटी 50? 3 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? और कह रहे काउंट रेट 3 घंटे बाद है, तो बेटा 3 आवर्स हो गई हाफ लाइफ, हाँ ना बोलो यार। बेटा जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ होंगे तो ही एक्टिविटी हाफ होगी, लैम्डा एन एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा एन। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ होंगे तभी एक्टिविटी हाफ होगी, सही बात है गलत बात है? फिर पूछ रहे कितने फूट गए 3 घंटे में, काउंट कितना है? अरे भाई काउंट रेट को एक्टिविटी बोल रहे हैं, है ना, मतलब काउंट कितना है, मतलब कितने फूट गए। तो बेटा अब यहां पर बेटा 1 सेकंड में यहां पे 100 फूट रहे थे, यहां पे 50 फूट रहे थे, पर मिनट है ये, पर मिनट। तो अब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना, तो एवरेज ले लो, 75 फूटेंगे पर मिनट ऑन एन एवरेज, तो 3 घंटे में कितने फूटेंगे? इंटू 3 इंटू 60 कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं करूं? बिल्कुल कर लेंगे। बेटा गामा होता है 3 अल्फा, गामा क्या होता है? और अगर एनाइसोट्रॉपिक हो तो क्या होता है? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। वैसे ये तो मैं कभी भूल नहीं सकता, एक्चुअली क्या होता है पहले ना हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कराते, तो जब मतलब ये पिछले साल का या पिछले साल का है, क्या था कि आखिरी दिन था और पेपर पहले हो जाता था, जल्दी ज़्यादा जल्दी होता था, एडवांस और उसमें गैप ज़्यादा था, तो पेपर बच्चे पहले दिन करते, सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं था, तो आखिरी दिन क्या किया था, ये आधे घंटे में ये पढ़ाया था थर्मल एक्सपेंशन, और मैंने गामा इक्वल टू 3 अल्फा पढ़ाया था। मेरे को लगा अब आखिरी दिन में क्या ही पढ़ा दूंगा ना, मतलब कितनी सारी चीजें थी, वो परसेंटेज एरर इन टाइम, dt बाई टी, जो एरर पर डे आती है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, इतनी सारी चीजें बताई, तो मैंने गामा इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड छोड़ दिया, और क्वेश्चन कम वक्त वही आ गया, है ना। अब यहां पर भी वही आ गया, तो गामा क्या आ गया? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, पर आपको बता रखा है ना, आपको आखिरी दिन नहीं पढ़ाया है ना। तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, कह दो आ गया यार। सातवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 रॉड है, दोनों का लेंथ और एरिया बराबर है, दोनों का लेंथ और एरिया बराबर है। थुड़थुड़ीली कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 4K है ब्रास से, ये ब्रास है उसकी K है, लेंथ एरिया सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा 1/4K L बाय A, 1/4K L बाय A, और इसका होगा 1/K L बाय A। इसको R कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4R। क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस R, इसका 4R। पेन बहुत ही खत्म चल रहे हैं यार आज। R और 4R कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ऐसी कोई परेशानी नहीं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अब बेटा यहां का टेम्परेचर क्या होगा? T। कितना टेम्परेचर होगा? T डिग्री सेंटीग्रेड। अरे दोस्तों कह दो समझ में आया नहीं है? हेलो मिस्टर राज दरबार। तो बेटा 100 माइनस 0 ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? हीट करंट। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है हीट करंट। क्या बात याद आ गई है? V इक्वल टू आई डेल्टा टी इक्वल टू एच आर, V इक्वल टू आई डेल्टा टी इक्वल टू एच आर। दत्ता छत्ता 100 माइनस 0 अपॉन 5R, 100 माइनस 0 अपॉन 5R, ये हो गया हीट करंट। ये क्या हो गया? हीट करंट। T माइनस 0 अपॉन R, ये भी क्या हो गया? हीट करंट। बेटा यहां से T निकालेंगे खट्टाक से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत शानदार। और ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था, ऐसा राजश्री बोल रही थी, सेम वैल्यूज के साथ ही आया था पहले। ये बहुत जमाने पहले आएगा, मेरे को याद नहीं बाई चांस, है ना। आया हुआ है, आया हुआ है, नहीं तो कर तो पाए होगे ना। वेरी गुड, शानदार। दत्ता ने भी मतलब इसको कंफर्म किया। दत्ता पुत्र, at what temperature RMS velocity of oxygen molecule will be 1/3 of hydrogen molecule at -3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हाइड्रोजन की है RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी क्या होती है? √3RT/m। वैसे वो RMS स्पीड बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, चलता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हेलो दिलीप, बेटा हाइड्रोजन की √3RT/m, टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? -3 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 270 बाय m, m क्या हो गया? 2। अब आप कहोगे 2 × 10⁻³ लिखो, नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं उस तरफ कंपेयर करना है ना, इसकी 1/3 है ऑक्सीजन की। वैसे मेरे को लिखना चाहिए था × 10⁻³, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि बेटा कंपेयर करना, दोनों तरफ सेम यूनिट ले लूंगा ना। 3RT/m, यहां से m m तो 32 है, ये क्या कटेगा?
3R काट दोगे ऐसे, अब स्क्वायरिंग कर दोगे ऐसे, तो टी क्या हो जाएगा 270, कोई मदद मत कर देना, सब खाली बैठे रहेंगे आराम से, बाई 2 इंटू 32 आ जाएगा, सही बोल रहा हूं? अच्छा 9 भी आ रहा है, 9 3 27 हो जाएगा, 0 का 0 2, 16 16 3 48, 480 आ गया, कितना आ गया? तो 273 के बाद 207 है ना, तो 207 डिग्री सेंटीग्रेड, 207 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे कह रहे, कौन सा जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? थर्मोकपल में तो बेटा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है ना। वैसे अभी ये कोर्स में नहीं रह गया बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मतलब वो हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, पहले मतलब ये हम भी पढ़ाते थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो सर पढ़ाते हैं है ना, मतलब फिजिक्स में पढ़ाना पड़ता था पहले किसी गरीब जमाने में, कि वो ही मतलब होता है ना वो कि भैया अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, Ag प्लस से मान लो Ag बन रहा है, तो I करंट आया, I इंटू टी आया, फिर इतना करंट आया है ना, तो एक मोल में कितना चार्ज होता है? 96500, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो चार्ज आया, उससे फिर हम क्या करते हैं, चार्ज अपॉन 96500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर वो Ag प्लस के मोल्स के बराबर कर देते थे। और अगर Al3 प्लस होता था तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उसके 1/3 मोल एल्यूमिनियम जमा होगा। ऐसी बकवास बातें है ना, तो अब तो हमको करानी नहीं पड़ती हैं। लेकिन वैसे थर्मोकपल होता क्या बेटा, दो मेटल होते हैं, जस्ट बताऊं तो है ना, और यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जंक्शन पे टेम्परेचर अलग अलग करते तो करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दौड़ते हैं और उसके कारण एक करंट जनरेट हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। रेडिएटर, तो रेडिएटर बेटा वो गाड़ी में होता है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बकवास है। रेजिस्टर और जनरेटर ये दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। अब बेटा कौन सा हीट में कन्वर्ट करता है बेटा एनर्जी को, बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? रेजिस्टर। ये तो शायद आंखें बंद करके भी रेजिस्टर ही दिखाई दे रहा होगा, क्या? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, और क्या मतलब रेजिस्टर सारी की सारी। और किस में जाती है बताओ? अगर आप कह रहे हो बेटा, अच्छा ये बताओ कि जो सिग्मा ए टी की पावर 4 है वो क्या है? जो पावर रेडिएटेड होती है वही होती है ना, क्या उसमें कुछ विजिबल लाइट नहीं निकलती है? बेटा ये थोड़ी ना कि भाई टेम्परेचर अगर है तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो जो एनर्जी निकल रही है वो रेडिएशन जिसको आप कह रहे हो, मतलब हीट जिसको हम बोल दे रहे हैं, मतलब क्या जो एनर्जी एमिट हो रही है ना। और वैसे भी बेटा ज्यादातर मतलब अगर मेरे को बेस्ट ऑप्शन पे जाना हो तो रेजिस्टर ही है बेटा जो हीट में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर कौन सा है? तो दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, रेजिस्टर और जनरेटर। जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और रेजिस्टर में ही बेटा हीट निकलती है, I²R। बचपन से I²R निकल रही, बेचारा थक गया 9th क्लास से या 10th क्लास से, I²RT करते करते आज हीट, आज उस पर शक कर रहे हो तुम, है ना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन है जिसको पहले आइसोथर्मली कंप्रेस किया, प्रेशर डबल हो गया, प्रेशर डबल हो गया बेटा, आइसोथर्मली कंप्रेस किया, उससे क्या हुआ, प्रेशर डबल हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम को डबल कर दें, वापस वॉल्यूम वही ले एडियाबैटिकली। कैसे बेटा? देखो अगर आइसोथर्मल है, वॉल्यूम हाफ करेंगे तो प्रेशर डबल होगा, क्योंकि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये तो देना ही नहीं चाहिए था। फिर कह रहे वापस वॉल्यूम वही कर दी, मतलब दैट इज वॉल्यूम डबल कर दी। बेटा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में। हेलो मेरे दोस्त अनामिका, बेटा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम डबल हो गई, तो ऊपर 2 की पावर गामा आ गया, तो प्रेशर में 2 की पावर गामा नीचे आएगा। नहीं समझ में आया? यहां पे थोड़ी सी जगह है, ये पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, बेटा वॉल्यूम डबल हो रही है। पहले प्रेशर P1 था, आइसोथर्मली कंप्रेस किया तो 2P1 हो गया, और ये वॉल्यूम को डबल किया, वॉल्यूम को डबल किया। अब देखो छोड़ो ना इसको, पहले प्रेशर मान लो P था, वॉल्यूम डबल करो तो यहां पे 2 की पावर गामा आएगा, तो प्रेशर में P/2 की पावर गामा आएगा, तभी बेटा कांस्टेंट रहेगा ना, तभी तो कटेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगी क्वांटिटी यार। तो प्रेशर क्या है, P/2 की पावर गामा। पहले आइसोथर्मल था, प्रेशर को डबल किया आइसोथर्मली, ठीक है। फिर वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो प्रेशर क्या जाएगा, अपॉन 2 की पावर गामा। और 2 की पावर गामा की वैल्यू प्रदीप सर ने दे रखी थी वहां पर, शायद जो भी मतलब 4/3 आ गया था, यहाँ पे 3/4 P1 बन गया था, 3/4 0.75 0.76 वाला आंसर हो गया। कह दो आगे। यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन था ये मैंने चेंज इसलिए करा दिया था क्योंकि 1 ओम से ना 2 ओम हो रहा है, तो R = R0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा वैलिड ही नहीं होता बेटा। जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है ना रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, वो ये R = R0 e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा होता है, और जब अल्फा डेल्टा थीटा छोटा होता है e की पावर x को हम लिख देते हैं 1 + x। खाली लेंथ, खाली ये रेजिस्टेंस का नहीं होता, रेजिस्टिविटी का, लेंथ का, L का भी रिलेशन जो होता है एक्चुअल वो L0 e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा होता है। हम क्या बनाते हैं, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, वो अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है, जब अल्फा डेल्टा थीटा छोटा हो, ये एग्जैक्ट ही होता है। तो दैट इज अगर कोई अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाओ
तो बेटा वो कैसे बनने वाला है, क्या वो लीनियर बनने वाला है? नो, एग्जैक्ट ही है, एक्सपोनेंशियल। एग्जैक्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल। लेकिन बेटा जो हमको बेटा जो वैल्यूज मिलेंगी सॉल्व करने के लिए 100% में श्योर हूं कि वो अल्फा डेल्टा थीटा क्या होगा? छोटा हो। आज तक मेंस में, नीट में, एडवांस में कहीं पर भी नहीं है ना कि जब बड़ा हो। वैसे आपको अगर एग्जैक्ट रिलेशन मालूम होना चाहिए तो हाँ बिल्कुल मालूम होना चाहिए, आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा। क्या होता है? एल इक्वल टू एल नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा। और अप्रोक्सीमेट क्या होता है? ये वाला, ठीक है। अब यहां पर तो बेटा जो क्वेश्चन चेंज करके दे दिया गया था वो तो ये था कि अल्फा दे रखा था 0.00125 और टेम्परेचर 300 पे रेजिस्टेंस था 1 और फाइनली क्या जाएगा? आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा 0.00125 इंटू 10। तो यहां से क्या जाएगा? 1.0125, 1.0125। बहुत शानदार। कह रहे हैं करंट आई ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स। बेटा आंखें बंद करके दिख जाता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिख पाया था आपको? पक्का? पांच वोल्ट की बैटरी है यहां पे। क्या है? 5 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम। ध्यान से इस तार को ऊपर करो, इसको नीचे करो तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा। 10/5 टू 20/10 ये बेकार है। 10, 20, 30, 10, 5, 15। 30 और 30/2 का क्या आता है? इक्विवेलेंट 30/3 दैट इज 10। तो करंट क्या आएगा? 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर। छी। नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? बेटा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। क्या दो आगे? फर्स्ट ऑप्शन। NH इक्वल टू NE होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? NH और NE में से कोई भी एक चीज बड़ी हो सकती है, कोई भी एक चीज बड़ी हो सकती है। बेटा NH और NE बराबर होते हैं। बेटा कब बराबर होते हैं बताओ शेरू? इंट्रिंसिक में। NH NE क्या होता है? NI स्क्वायर। क्या हो जाता है? याद आ गया? NH इंटू NE क्या बन जाता है? NI स्क्वायर। जब इंट्रिंसिक होता है, जब प्योर होता है तो NH NE बराबर होते हैं। बता रखा है? और जब अगर आपने उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो होल्स बढ़ गए, तो क्या हो गए? होल्स बढ़ गए तो क्या हो जाएगा बेटा? फिर NH ग्रेटर देन NE हो जाएगा। और अगर आपने डाल दी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी फिर क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे होल से ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? होल से ज्यादा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए बी, लेकिन जो डायोड्स हैं वो रिवर्स बायस्ड हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आपको दिख पा रहे हैं डायोड्स रिवर्स बायस्ड? थोड़ी ली। ये 8 है, ये -10 वोल्ट है, ये -2 है। बताओ बड़ा कौन होता है? -2 या -10? -2 बड़ा होता है। अच्छा, N वाला हायर पोटेंशियल पे रिवर्स बायस। हटाओ, यहां करंट नहीं आएगा। हटाओ, यहां करंट नहीं आएगा। कम पोटेंशियल आ रहा है P पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 8 to 10 और 6 16 ओम। कितना हो जाएगा? 16 ओम। अगला क्वेश्चन। हेलो, भागा भाई, थोड़ी ली, भाग क्यों? कम ऑन। फोटो बनाओ, ये वाली फोटो बनाओ। ये लो, रफ्तार से रफ्तार से। बस बहुत है, इतने में बना लो, फोटो बनाओ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं? तब तक हम अगला कर लेते हैं 17 वाला। बेटा कह रहे हैं बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मालूम है? थोड़ी ली आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? हाँ, तो प्यारे बच्चों हेलो, अनीता पुत्र कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर को आ रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहा है? अपवर्ड। बेटा अपवर्ड ये होता है बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना हॉरिजॉन्टल होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये होता है ना। जब हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है वो नॉर्थ में नहीं जाता, वो अपवर्ड। तो ये ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर को बता रखी है? ईस्ट को। तो बेटा फोर्स इधर को आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर को, इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है। वी क्रॉस बी ऊपर को है, नॉर्थ में है, माइनस ई वी क्रॉस बी साउथ में, तो ई वी बी आ रहा है साउथ में। अब बेटा मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन ना स्ट्रेट पाथ में चला जाए। तो मेरे दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट पाथ में लेके जाना, नेट फोर्स 0 चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आएगा इलेक्ट्रॉन पे या सेम डायरेक्शन में?
नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को स्विच ऑन करेंगे तभी ई ऊपर आएगा, तभी नेट फोर्स कट के जीरो हो पाएगा और तभी वो स्ट्रेट पाथ में जा पाएगा। बोलो आया, हाँ ना बोलो, दो समझ में आ गई बात? यस। ओ आर्टिस्ट बॉय, भाई बहुत सारी बावरी हो जाएंगे अब तो। चलिए देखिए, तो बागा बॉय बेटा बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा वीसीई दे रखा है 7, वीसीई क्या दे रखा है? अच्छा मेरे दोस्त, हेलो सृष्टि, बेटा ये वो है क्या बोलते हैं, अर्थ, अर्थिंग, अर्थ कर दिया मतलब पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? 0। वेरी गुड। यहां 0 तो यहां कितना होगा बताओ? 15। अच्छा यहां 15 तो यहां कितना होगा बागा बॉय बताओ जरा? 15 ही रहेगा ना, यहां पर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आया नहीं। वेरी गुड। अब बेटा यहां पर कितना आएगा बताओ जरा? इस जगह पे पोटेंशियल क्या आएगा बताओ जरा? यहां का ज्यादा या यहां का ज्यादा? ऊपर का या नीचे का? ऊपर का ज्यादा। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो बेटा यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का कम। कितना? 15 माइनस आईसीआरसी, 15 माइनस आईसी इंटू 2000। और बेटा यहां 0 यहां ये, और ये वीसीई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7। कितना दे रखा है? 7। तो बस आपको यहां से क्या करना था? आईसी निकालना था। 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 8। 8 बाई 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 बाय 1000 क्या हो जाएगा? 4 मिली एम्पियर। और ये क्या है? आईसी। और बीटा क्या होता है? आईसी बाय आईबी। बीटा क्या होता है? खल्लास। आईबी निकालना था, आईसी बाय 100, 0.04 मिली एम्पियर। कह दो आगे। बेटा देखो 2-3 बातें याद रखनी है। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, इतनी बात तो है ना, लेकिन अपने को याद ही नहीं आई। वीसीई, सी और ई में पोटेंशियल ड्रॉप, मैंने इसीलिए बिल्कुल तमीज से करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह लिख के करके दिखा दी। अगली बार याद रखेंगे बेटा वीसीई क्या होता था बेटा? वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अगर डायरेक्टली याद दिलाओ इक्वेशन, आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, अल्फा इक्वल टू आईसी बाय आई, बीटा इक्वल टू आईसी बाय आईबी। कोई भी न्यूमेरिकल निकल जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल। बीटा क्या? डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। अगर डेल्टा वाला हो तो डेल्टा वाला लेना होगा। इसके बाद कह रहे हैं करंट एल लेंथ की ना, एक एल लेंथ की एक बेटा वायर थी, हमने उसको मोनू को बुलाया, उसने उसका गोला बना दिया। क्या बना दिया? गोला बना दिया, है ना। फिर हमने कहा मोनू और कुछ कर सकते, उसने उसी को लेके 2 गोले बना दिए और करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है। तो कह रहे थे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, है ना। बाद में मेरे को फील हुआ था, मेरे को इनिशियल टू फाइनल लिखवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन कर रखा था। मैं जल्दीबाजी में पढ़ते पढ़ते बस मैंने लिख दिया था, तो बाद में मेरे को महसूस हुआ कि ये रिस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन कर रखा था, तो उसमें इनिशियल टू फाइनल अपने आप आ गया ना। रिस्पेक्टिवली मतलब समझ गया ना मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं क्लिक किया तो मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके दिमाग में भी हो सकता है कभी कभी क्लिक ना करे। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाले से दूसरे वाले का। अगली बार याद रखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है। बस मैंने उस टाइम पेपर फटाफट चेक किया तो मैं लिखता चला गया था जो जो मेरे को लग रहा था। तो 2 पाई आर एक टर्न था, अब बेटा 2 टर्न्स की वायर बना दी, तो क्या जाएगा? n इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2 इंटू 2 पाई आर। तो r क्या आ जाएगा? r बाई 2। r क्या आ जाएगा? अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NI। क्या होता है? वेरी गुड, यूर अ गुड गर्ल। I इंटू पाई आर स्क्वायर, आई एम सॉरी, N2 I इंटू पाई आर बाई 2 स्क्वायर। और यहां पे बहुत शानदार तरीके से कट जाएगा। 4:2, 2:1 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एंगल ऑफ डिप क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जब थोड़े दिन पहले मैं इनको मेंस के लिए जब तैयारी करवा रहा था, मेंस का 2 शिफ्ट हो चुकी थी और जब तीसरी शिफ्ट के लिए तैयारी करा रहा था, तो उसमें रिफ्रैक्टरी सरफेस का क्वेश्चन आया था। तो मैंने उनकी क्लास में 2 क्वेश्चन बोले थे कि 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक यही वाला था जो आपके पेपर में आ गया कि पीओ इक्वल टू ओक्यू। और मैं उस दिन आपको भी करवाने वाला था, पता नहीं फिर अचानक से छूट ही गया था। मतलब वो पेपर आपको भी करा रहा था, फिर ना वो पेपर में टाइम बड़ा लग रहा था, फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ो यार, बाद में करा लेंगे। वो आई है, चलो अब करा लिए। तब एक ही बात है, ये 1 है और यहां पे 1.5 है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, एक ये था और एक ये वाला। एक स्फेयर था, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी ही दूरी पे बन रही है। तो ये 1 है, ये म्यू है, जो भी म्यू 1.5 है, ये 1 है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखें इस सरफेस से ताकि इमेज, रियल इमेज उतनी ही दूरी पे बन जाए। एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन यही था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पोल से बराबर है, तो बताना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। अब बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या लगाना होता है? म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। शिवानी परेशान हो? परेशान हो ना?
परेशान नहीं हो ना बेटा, फिर वो चूरन मंगाना पड़ता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, μ2 क्या है बेटा 1.5, μ2 क्या है, और v को क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में है, माइनस μ1 1, u क्या लेंगे माइनस एक्स, क्या लेंगे माइनस एक्स, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 0.5 बाय r। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे 2.5 बाय x बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत शानदार तरीके से 0.5 बाय r, पॉइंट को उड़ा देंगे, बहुत बढ़िया, और यहां पे 5 5 25 x आता हुआ 5r, बहुत ही बढ़िया। क्या तो आ गया समझ में यार? हाँ दोस्त समझ में आ पाए? हाँ मेरे दोस्त फेयर एंड लवली कम हियर, ये बहुत ही अच्छा मिटोते हैं बेटा। कहां से आए हो मिटोने के लिए? छत्तीसगढ़ से आए हैं देखिए, और इन्होंने फेयर एंड लवली की एजेंसी ले रखी है। ये जब रूम में होते तो लाइटें बंद करनी पड़ जाती। हाँ तो बेटा यहां पर ये 21st क्वेश्चन वैसे मैंने चेंज करवा दिया था, लेकिन चलिए जस्ट बता देता हूं बेटा। देखो, हेलो प्राजक्ता स्टैंड अप। हाँ प्राजक्ता पुत्र पीपी, बेटा होता क्या है ना बेटा, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में क्या हो चाहिए था, ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। क्या मैंने बताई है ये बात कभी जीवन में आपको? थोड़ी बताइए कभी हमने ये बात आपको? हाँ सर। तो बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से बेटा, क्या चीजें याद रखनी होती है जब भी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का अगर मान लो क्वेश्चन आ ही जाए, जस्ट अगर मैं सब कुछ बताऊं तो बेटा होता क्या, सबसे पहली बात रिलेशन, कंडीशन क्या होती है, ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। समझ में आ गई? अब दूसरी बात, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 1 p1 प्लस ओमेगा 2 p2 इक्वल टू 0। अब ये कब हो सकता है, जब एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, हमेशा जब भी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक कॉनकेव होगा एक कॉन्वेक्स। तो अगर वो कहेगा एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है तो वन लेंस, मतलब जो दोनों लेंस होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। कैसे नेचर के होने चाहिए? डिफरेंट, एक कॉन्वेक्स तो एक कॉनकेव, या एक कन्वर्जिंग तो एक दूसरा डाइवर्जिंग। अरे कह दो आगे। दूसरी बात दोनों सेम मटेरियल के नहीं हो सकते। भाई मैंने अपनी चश्मा बनवाना है, मेरी मान लो आंखों की पावर है पॉइंट, मतलब जो भी 1 मान लो 1 है, कितनी है 1 है ना। अब बेटा मेरे को तो 1 डायोप्टर का चश्मा चाहिए, कितने डायोप्टर का चाहिए? अब मेरे को अगर 1 डायोप्टर का चाहिए, बेटा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से है ना, तो अगर मेरे को 1 डायोप्टर का चश्मा चाहिए तो बेटा F इक्विवेलेंट कितना हो गया 1, पावर 1 तो F इक्विवेलेंट भी 1। तो बेटा अगर ओमेगा होगा बराबर तो ओमेगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इक्वल टू 0। तो यहां से तो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 क्या हो गया, ये तो पावर हो गई। अब ये ओमेगा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, p1 प्लस p2 0 ना भाई, ये तो कोई पावर जनरेट ही नहीं कर रहा। तो अगर मेरे को एक पावर लेंस जनरेट करना है तो दोनों के मटेरियल सेम नहीं हो सकते, नहीं तो हमको पावर क्या मिलेगी 0। क्या मिलेगी? क्या दो आ गया समझ में? तो बेटा जब भी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो वो दो लेंसेज होते हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। जब भी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो क्या होता है, दो लेंसेज से बनता है, दोनों डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। क्या दो आ गया समझ में? बस खत्म बात यार। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, जो भी पावर का आपको लेंस बनाना है तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 एक इक्वेशन। दूसरी बात, ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 इक्वल टू 0। क्या दो आ गया? अब यहां पर बेटा क्या गिवन थी, पावर क्या क्या गिवन थी, जरा जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स लेंस की 5 डायोप्टर, इक्विवेलेंट क्या चाहिए 2, ये 5 है, ये 2 है, तो ये -3 हो गया। अरे क्या दो आ गया समझ में यार? अब ओमेगा 1 अच्छा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 तो बताना है। ओमेगा 1 P1 क्या हो गया 5 प्लस ओमेगा 2, ये समझ में आ गया ना, P1 प्लस P2 इक्वल टू P इक्विवेलेंट। तो P2 क्या रहा है -3। बहुत शानदार तरीके से इसको 0 किया और यहां पे ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 निकल के आता हुआ 3/5। बहुत ही बढ़िया। क्या तो आगे समझ में है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली मोर देन 40 सेंटीमीटर। कितनी बार ये क्वेश्चन करेंगे यार, है ना। अब बेटा वो नहीं देख पाता 40 सेंटीमीटर, दूर दूर जाके देख सकता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को दूर तक देखना है। मेरे को कहां तक देखना है? तो बस हम यही चाहेंगे इन्फिनिटी की इमेज कहां बन जाए, 4 पे बन जाए, 40 पे बन जाए। क्या बन जाए? तो बेटा पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन -0.4, 1 अपॉन 10/4 -2.5 डायोप्टर, -2.5। बेटा अगर उसको दूर तक का देखना है तो इन्फिनिटी की इमेज 40 पे बन जाए, क्योंकि 40 का तो वो देख पाता है, और अगर कोई पास में होता है उसकी इमेज और पास में, और उससे पास का भी वो देख पाता है। क्या दो आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हालांकि ये बड़ा ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बड़ी बार किया हुआ क्वेश्चन है। ये घूम रहा है ऐसे
और यहां से हम रस्सी को पकड़ के खींच रहे, रेडियस को कर दिया हाफ, बहुत ही शानदार, रेडियस को कर दिया हाफ। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एम वी डैश आर बाई टू। तो वी डैश कितना हो गया 2v, कह रहे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम 2v स्क्वायर, दैट इज 2mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंडर भले ऊपर जाए भले नीचे जाए, दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आता है, ऊपर को ही आता है बेटा। अगर सोचो मैं अगर गाड़ी मेरे को लेके आनी ऊपर बेटा, अगर फ्रिक्शन भी ऊपर ना होता, mg तो बेचारा नीचे को था ही, नॉर्मल तो चढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फ्रिक्शन ये जो चढ़वा सकता है, तो फ्रिक्शन तो पक्का ऊपर को ही होगा। और नीचे जा रहे हैं, अगर मान लो ये पहिया है, अब ये नीचे जा रहा है, किधर को जा रहे हैं, mg यहां से पास कर रहे हैं, नॉर्मल यहां से पास कर रहे हैं, घूमता कैसे पहिया ऐसे, तो फ्रिक्शन ही है ना जो इधर को टॉर्क लगवा सकता है। बोलो आया, कोई दिक्कत की बात? हाँ, ऊपर चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ने वाला आपने घुमा के रख दिया, ऊपर कैसे चढ़ेगा, mg इधर को आ रहा है, ओ सॉरी नॉर्मल इधर को आ रहा है, mg इधर को आ रहा है, ऊपर कैसे जाएगा बताओ जरा मेरे को। अगर फ्रिक्शन भी नीचे को आ जाए तो फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा? गाड़ी का टायर इसको पीछे को पुश कर रहा है और ये इक्वल अपोजिट रिएक्शन दे रहा है ऊपर को। यार कह दो आगे दोस्त, तो समझ में यार। हाँ, तो प्यारे बच्चों दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आता है, ऊपर को। और वैसे भी सोचो, अभी थोड़े दिन पहले प्रदीप सर ने क्वेश्चन कराया था, मेंस का क्वेश्चन था, कितनी देर में वापस आएगा, तो प्रदीप सर ने बताया था 2u by a, बताया था मैंने क्वेश्चन ये। कितने लोग को ये बात याद है 2u by a? सच में याद है 2u by a? आपको याद नहीं मनोज, तुमको खाली मिटोना याद रहता है, याद नहीं आ रहा 2u by a, g sin थीटा अपॉन n प्लस 1 से निकाला था एक्सेलरेशन, और फिर अगर u से फेंका तो वापस भी u से ही आएगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s को जीरो किया था, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर को जीरो लिख के निकाला था, टाइम इक्वल टू 2u by a। कह दो आ गया। आप ब्लैकिंग क्यों नहीं डाल रहे हो? अरे इतना बड़ा सा डिब्बा लेके आए थे हम। हेलो बेटा, लड़के लोग मदद कर दिया करो, वापस ले करो डिब्बे यार। हाँ दोस्त ये अब बेटा मेरी बात बताओ, अच्छा एक पत्थर है, पत्थर ब्लॉक, उसको ऊपर फेंकते थे, mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे, एक्सेलरेशन क्या था g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। एक पत्थर जिसको नीचे को स्लाइड किया, mg sin थीटा नीचे, म्यू mg cos थीटा ऊपर, एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, अलग अलग। इसमें सेम, सेम क्यों? सेम कब होगा? जब टोटल फोर्स सेम। टोटल फोर्स सेम कब होगा? जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि mg sin थीटा तो कांस्टेंट डायरेक्शन में। कह दो आ गया यार। अगर मैंने एक्सेलरेशन को सेम माना था उस टाइम पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मैंने एक्सेलरेशन को सेम अगर मैंने माना था ये क्वेश्चन कराते हुए, तो मैंने यही तो कहा टोटल फोर्स सेम, mg sin थीटा तो इधर को ही रहेगा ना, नीचे को आए या ऊपर को जाए भाई, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर को ही होगा, ऊपर चढ़ रहा हो नीचे चढ़ रहा हो। ये आईआईटी का पहले एक पेपर होता था स्क्रीनिंग, और उसके बाद आईआईटी ही अपना पेपर लेता था मेंस, तब मेंस नाम होता था जो एडवांस का पेपर जिसको आज हम बोलते हैं। तो ये स्क्रीनिंग का वो क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों केस में क्या आता है बेटा? ऊपर ही, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट 25 कह रहे हैं अर्थ का अगर रोटेशन बंद कर दे, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, राज दरबार कम है, अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे, बेटा मेरी बात सुनो, राज दरबार ये भी रोटेट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, हर जगह सेंट्रीफ्यूगल आ रहा है, mg इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो नेट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो ये बढ़ गया, लेकिन पोल पे कोई फर्क पड़ा नहीं। इसी बात पे पानी की बोतल लेके आएंगे। अरे कह दो समझ में आ गया यार। अब कह रहे हैं मेरे दोस्त राज दरबार इज अ गुड बॉय, तो हर जगह जी बढ़ जाएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया, लेकिन पोल पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ही नहीं। कह दो आ गया। सरफराज सब ठीक ठाक है भाई? कहां से लेते हो ऐसी चमड़ी तुम लोग यार? हमारे वहां जिस बच्चों गोरा कहते हैं उसको इसके सामने बिठाए तो कहेंगे काला भूत है। हाँ, तो बेटा कह रहे हैं कि 500 किलोग्राम के पत्थर को ना फेंकना है, एस्केप कराना है। मोनू को हमने बुलाया है ना, मोनू को ऐसे लिटाया उल्टा और उसके ऊपर पत्थर रखा, अचानक से क्या हुआ? वो एस्केप कर गया। तो बताना है कि बेटा
कितनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? हाफ mv स्क्वायर। कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? हाफ 500। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यूर अ गुड गर्ल। 11.2 इंटू 10 की पावर 3। बहुत शानदार तरीके से स्क्वायरिंग कर देंगे। 11.2 का स्क्वायर मेरे को मालूम नहीं, मैं तो 121 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? ऑप्शन कैसे है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12। छी 11 लो। 11 का स्क्वायर 121। 121 में 120। कौन लिख रहा है भाई 121? ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 इंटू 5 बाई 2। 12 5 जा 60। 600 बाई 2 300। 3 इंटू 10 की पावर 10 है ना। और हमारा आंसर में कितनी आ रहा है? 0.1 की। छी क्या तो आया? अरे बेटा रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां मैक्सिमम होती है बेटा? r/√2। बहुत ही शानदार तरीके से 10/√2 5√2 इज द आंसर। 27 ड्रॉप मिलकर बन गई एक बड़ी ड्रॉप। तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या होगा? 3r। क्योंकि बेटा रेडियस को कितने टाइम्स करूं कि वॉल्यूम 27 टाइम्स हो जाए? तो रेडियस 3r। याद आ गई बातें? तो 27 ड्रॉप्स मिलकर बन गई एक बड़ी ड्रॉप, है ना। ये 27 ड्रॉप से बन गई एक ड्रॉप। तो अगर इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका मान लो है कैपिटल R, तो बेटा 27 टाइम्स वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब। बेटा दिमाग लगा के सोचो क्या r की वैल्यू हो ताकि 27 टाइम्स हो जाए? 3r। क्या तो आ गया? तो इसका रेडियस हो गया 3r। क्या हो गया? एक का पोटेंशियल था k3/r जिसकी वैल्यू v0 है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? k इंटू 27q/3r। क्या आ जाएगा? 9k3/r, दैट इज 9v0। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, सॉरी रिलेशन दे रखा है v इक्वल टू 2t। v इक्वल टू दिमाग में देखते ही समझ में आया u प्लस at। एक्सेलरेशन 2 है। डिस्प्लेसमेंट बतानी 3 सेकंड में। u 0 है, v इक्वल टू 2t दे रखा है, मतलब u 0 है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर 0t प्लस हाफ 2t स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्प्लेसमेंट 9 आती हुई। क्वेश्चन नंबर 30। ये भी इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, इसी बार का मेंस का क्वेश्चन है भाई। अब देखिए बेटा बात सुनिए बहुत ध्यान से। ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। और पूछा क्या गया है बेटा? कौन सी चीज रॉन्ग है? वेलोसिटी एट B एंड वेलोसिटी एट C कह रहे बराबर है। नो, डायरेक्शन अलग होता है। डायरेक्शन हां, A से B जाने का टाइम और C से D आने का टाइम बराबर होता है। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर, क्योंकि ऊपर जाते हुए जो स्पीड होती है वही नीचे आते स्पीड होती है, इसलिए जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा। कह दो आया। और अगर ये बराबर है AB से CD का, तो A से C और B से D ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये पार्ट कॉमन हो गया और यहां से यहां वाला ही जोड़ रहे हैं उसमें। तो बेटा वेलोसिटी एट B एंड वेलोसिटी एट C इक्वल, यही गलत है। इसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज मेक्स 4 बीट्स पर सेकंड विद अ वायर विद अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाई तो बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है। 512 फ्रीक्वेंसी थी ट्यूनिंग फॉर्क की। अब या तो उसकी 508 रही होगी या 512 रही होगी या 512 रही होगी। ओ आई एम सॉरी 4 ऊपर या 4 नीचे। बेटा बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, है ना। अब बेटा अगर मैंने 4 से बढ़ाया, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं और डिफरेंस घट रहा है, टेंशन इसमें बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहां पे डिफरेंस बढ़ जाता, कम हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? 508। क्या रही होगी? 508। बहुत ही सिंपल है बेटा। अब तो कई बार करा दिए क्वेश्चन। बेटा इफ अ स्टार एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, बेटा डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा होता है v बाय c। अब तो कई बार आ चुकी है ये बात, सबको कितने लोगों को याद हो गई? डेल्टा बाय लैम्डा v बाय c। वेरी गुड, यू आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स। जो भी वेलोसिटी देंगे वहां रिलेटिव वेलोसिटी देंगे तो रिलेटिव यूज कर लेंगे। डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा क्या होता है? v रिलेटिव बाय c। डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा क्या होता है? v रिलेटिव बाय c, है ना। अच्छा ये कौन कौन से पेपर में किसी को मालूम है? आया हुआ है तो मेरे को मालूम है। हेलो नो प्रॉब्लम। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये सोर्स अगर रेस्ट पे होता तो बेटा v लेंथ में f वेव्स आती, तो लेमडा क्या आता? v बाय f। लेमडा क्या आता? v बाय f। अरे हाँ ना बोलो। अब अगर ये vs से दूर जा रहा है तो अब v प्लस मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ। अगर सोर्स पास में आ रहा है vs से, तो बेटा जो पहले v लेंथ में f वेव्स आती है v माइनस vs में f वेव्स आएंगी। यार कह दो आगे यार। अब ये लेमडा डैश हो जाएगा यार। एक वेव कितनी लेंथ में आएगी?
कह दो आगे यार। अब v बाय एफ क्या है, लेमडा है ना, तो यहां से क्या जाएगा, लेमडा माइनस लेमडा डैश, v बाय एफ को लेमडा बोल दिया, लेमडा और लेमडा डैश को उधर ले गया और vs बाय एफ इधर आ गया। यहां पर बेटा आप देखो लेमडा माइनस लेमडा डैश क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और दे क्या रखा क्वेश्चन में, कह रहे हैं स्टार की वेवलेंथ थी 5000 है ना, और मूव कर रहा है अर्थ से टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर 6, शिफ्ट इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट, शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा ही बताना है, तो वीएस बाय एफ कर पाओगे। डेल्टा लेमडा बाय लेमडा भी आता था ना, लेमडा क्यों नहीं आ रहा पारा, नहीं मतलब फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा ना, ओके ओके, एक मिनट बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मतलब मैंने कुछ एरर तो नहीं करी ना लिखने में। v बाय एफ को गया लेमडा, ये लेमडा डैश, तो लेमडा माइनस लेमडा डैश इक्वल्स टू वीएस बाय एफ। चलिए सब बढ़िया चल रहा है। तो बेटा मेरे से पूछा क्या है, शिफ्ट इन वेवलेंथ, दैट इज दिस क्वांटिटी, तो वीएस क्या दे रखा है बेटा, वीएस क्या दे रखा है बेटा मेरे को 1.5 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा एक बात सुनिए, वीएस बाय एफ को क्या कह सकता हूं बेटा, एफ क्या होता है v बाय लेमडा, हाँ ना बोलो, तो डेल्टा लेमडा बाय लेमडा होता है वी आर बाय वी, वी आर बाय वी, वी आर बाय वी, मैं गलत बोल रहा था, डेल्टा लेमडा बाय लेमडा क्या आ गया, वी आर बाय वी, मतलब जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है बाय स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो यहां से बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर तो मेरे से डेल्टा लेमडा ही पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स दे रखी है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 6, ये 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, कर पाएंगे, यस बड़े आराम से। नेक्स्ट, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इज 1/3 ऑफ इट्स वेट इन एयर। वेट ऑफ बॉडी जो है वो 1/3 है वेट इन एयर के, इसका मतलब उसके वेट से 2/3 बॉयंट फोर्स लगा होगा तभी 1/3 वेट आ रहा है। भाई मेरा वेट mg है धरती पे, वहां आ रहा है mg/3, मतलब जो बॉयंट फोर्स होगा वो क्या होगा 2/3 mg, क्या होगा, नहीं है समझ में। तो बस बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो वाटर, बेटा देखो मेरा वेट क्या है, मान लो मेरी डेंसिटी है रो वी जी, ये मेरा वेट है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी वेट, तो बेटा 2/3 रो जो होगा ना वो वाटर की डेंसिटी होगी, रो वी जी जो ऊपर को आ रहा है, और 2/3 रो की वैल्यू तो 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 2/3 रो 1 है, तो रो क्या आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी तो पूछिए 1.5, अगर बॉडी की डेंसिटी रो है तो 2/3 डेंसिटी वाले में वो जा रहा है, ताकि 2/3 रो वी जी ऊपर को आएगा बॉयंट फोर्स, रो वी जी वेट है, 2/3 रो वी जी ऊपर को आया तो नेट में तो रो वी जी बाय 3 रह गया ना वेट, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2/3 है लिक्विड की डेंसिटी, 2/3 किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, 2/3 किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, जो 1 दे रखी है। अब बेटा यहां पर ये जो 34th वाला था, ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है तो बर्बाद है। देखो बेटा होता पता है क्या, अगर ये कैपिलरी है, देखो वो कहां तक चढ़ सकता है पानी, मान लो h हाइट तक, तो अगर आपने h हाइट ली, कितनी हाइट ली h, पहली बात देखो h हाइट तक तो ये अकेला बैलेंस कर सकता था, अब बेटा कितनी लेंथ का वो बैलेंस कर सकता है, मैक्सिमम 2h, कितना बैलेंस कर सकता है 2h, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स आ जाएगा ना, जो पहले एक तरफ से आ रहा था वो दो तरफ से। तो अगर कोई कहेगा कैपिलरी में कितनी लेंथ ऑफ पानी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मैक्सिमम डबल 2h, क्योंकि पहले एक तरफ से फोर्स आ रहा था, मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, पहले एक तरफ से फोर्स आ रहा था, दो तरफ से, एक तरफ वाला h को बैलेंस कर पाता है तो दो तरफ वाला 2h को कर पाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो बेटा दो तरफ वाला 2h को कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ ना बोलो, रूपाली समझ में नहीं आया। तो अब बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपने लोग। तो बेटा यहां पर अगर मान लो मैं h से भी कम ले लूं, मैं h से भी कम ले लूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये ऊपर को भगा के ले जाएगा, नहीं, ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये ऊपर को फोर्स दे रहा है, ये कुछ नीचे को दे रहा है, प्लस वेट मिलके बैलेंस कर रहे हैं। अगर h से भी कम ले लोगे तो दोनों तरफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, अगर h से भी कम ले लिया, वैसे यार ये काम का ही नहीं आप लोगों के, यार क्यों सिखा रहा हूं मैं ये, अगर h पे तो ये अकेला बैलेंस कर लेता था पानी को, अगर आपने h से कम ले लिया तो ये तो ऊपर भगाएगा, तो बैलेंस कैसे होगा, तो बेटा तब ये भी ऐसी शेप ले लेगा यहां पर, क्योंकि pa प्लस यहां पर pa माइनस 2t/r प्लस रो जी एच करो तो pa से कम आ जाएगा, pa से कम आएगा तो ऐसे दबा देगा उसको, pa से कम आ जाएगा तो उसको
दबा देगा। बेटा बेसिकली ये देखना है कि प्रेशर किधर ज्यादा है, प्रेशर किधर, अगर प्रेशर इस तरफ ज्यादा है तो पेट अंदर को रहेगा और अंदर ज्यादा है तो बाहर को रहेगा। अरे बोलो आया कि नहीं है यार, ठीक है। बाकी 34th क्वेश्चन काम का नहीं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से क्या क्या एक्सप्लेन हुआ था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। बेटा इलास्टिक कोलिजन बताया था न्यूटन ने, और रिफ्रैक्शन वो कहता था वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए बेंड कर जाती है ना। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बाकी तो अलग बात है। कह रहे इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज 1 mm, कह रहे कितने मिनिमम डिस्टेंस पे सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमा होगा, 1 mm बीटा पे। अगला कह रहे हैं लेमडा है के एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बेटा लेमडा अगर के एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को ओरली कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है ना बेसिकली। मैं कह रहा हूं अगर लेमडा एक्स पे डिपेंडेंट हो, मतलब मास पर यूनिट लेंथ एक्स के साथ साथ बढ़ता जा रहा हो, मतलब कुछ इस तरीके का ट्राइंगल रहा होगा कि यहां पे कम एरिया है, यहां पे ज्यादा एरिया आ रहा है, यहां पे और ज्यादा एरिया आ रहा है, और इसको दबा के बना दी रॉड। दबा के क्या बना दी, अगर लेमडा प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो बनता था क्या, ट्राइंगल, दबा के बना दी रॉड। अब यहां पे मास ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा मास। तो अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, 2/3 पे। यहां से 2/3 पे बेटा मीडियंस के इंटरसेक्शन पे आता है ना, यहां से h/3 पे, यहां से 2h/3 पे। लेकिन अब तो है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा लग रहा है यहां से भी कुछ मास हटा दिया तो यहां पे और ज्यादा मास और यहां पे और कम मास ले लिया। अब ऐसा होता है ना एक्स स्क्वायर का, तो छूता हुआ निकलता है एक्स एक्सिस से। तो अब सेंटर ऑफ मास जो होगा 12/3 से भी और आगे आ जाएगा। अगर आप सोच पाए बहुत ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर एक्स स्क्वायर, मतलब वैसे तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ठीक है, मतलब अगर समझ में आ गई वो बात आपके में, पहली बात तो देखो ऐसा आने की पॉसिबिलिटी रेयर है, आ जाए, मतलब एक्चुअली मैथ्स वालों को ऐसा सब चीजें सिखा देता हूं। तो लेमडा डीएक्स, आइए ऐसा करते हैं, सिंपल मेथड से करता हूं, कोई खास बड़ी बात। लेमडा डीएक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा मास, डीएमएक्स का समेशन 0 से एल अपॉन लेमडा डीएक्स, 1 लेंथ का मास, लेमडा डीएक्स का लेमडा डीएक्स, 0 से एल इंटीग्रेट कर लो, टोटल डीएमएक्स का समेशन अपॉन टोटल मास। 12/3 से ज्यादा वैसे एक ही ऑप्शन था, बाकी इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है तो कर सकते हैं। लेमडा डीएक्स 1 लेंथ का मास, लेमडा डीएक्स का लेमडा डीएक्स, डीएमएक्स का समेशन अपॉन टोटल मास, कह दो आगे। तो बेटा यहां पर क्या है, के बाय एल, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एल की पावर 4/4, और यहां पर लेमडा के बाय एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एल क्यूब बाय 3। बहुत ही शानदार तरीके से 3l/4 आता हो, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहे 20 वोल्ट की हमने एसी सप्लाई लगाया है, एक रेजिस्टर है ना, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको कितना, 12, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। ये इंडक्टर है, बहुत ही शानदार। एसी सोर्स है 20 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, ये इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 12। तो आई आर वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस आएगा 12 वोल्ट, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर क्या आएगा, कुछ आएगा, और ये होगी टोटल वोल्टेज 20। तो ये बेटा मैं जानता हूं 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5। नहीं तो आप बेटा ये वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर होती है, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, ये तो मालूम है ना, आई आर आई एक्सएल, और ये टोटल वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दे रखी है, इंडक्टर के क्रॉस पूछ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम को याद करो। नेक्स्ट 60 किलोग्राम का आदमी है, अचानक से थोड़ी देर के लिए वेट 50 आया और वापस से 60 हो गया। तो बेटा दो कंडीशन पॉसिबल है। मान लो पहले क्या होता, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होती, पहले 60 रीडिंग आ रही थी, फिर अचानक से स्पीड थोड़ी देर के लिए बढ़ती फिर घट जाती, एक्सेलरेशन आता नीचे को, तो बेटा नीचे फिर रीडिंग आएगी mg इफेक्टिव, और g इफेक्टिव क्या होगा अगर एक्सेलरेशन नीचे g माइनस है, या वो ऊपर को जा रहा था और अचानक से स्लो डाउन हो जाती और वापस से स्पीड कांस्टेंट हो जाती या रुक जाती। बेसिकली एक्सेलरेशन नीचे को चाहिए, तो यहां पर अपवर्ड वाला दे रखा है, अपवर्ड आया था और सडनली रुक गया, बिल्कुल सही बात है, रुक गया। तो जैसे ही जब रुकने वाला जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, रुक रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे को, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो तभी रफ्तार कम होती। कह दो आगे यार। नेक्स्ट अब बेटा यहां पर ना ये 40 क्वेश्चन में थोड़ा सा तो झोल है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मतलब करंट पहले अगर आई आ रहा था, मतलब पहले सर्किट कंप्लीट ही था, बेसिक बात यही कहना चाह रहे हैं। पहले अगर v वेलोसिटी थी, करंट अगर आई था, तो वेलोसिटी डबल कर लो तो करंट डबल हो जाएगा, BLV/R, हाँ ना बोलो।
अब यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन दिखा रखा है 41, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए, किसको हिला रहे थे हम? ए को अगर हमने झुलाया तो कौन सबसे तेज झूलेगा? सी, क्योंकि ए और सी की लेंथ बराबर है। बेटा एक्चुअली है क्या, ये सब पेंडुलम्स है एक ही रस्सी से लटक रहे हैं। ये प्रैक्टिकली अगर मतलब अगर आप साइंस पार्क कभी गए हो ना, जो गया हो उसने पक्का ये चीज देखी होगी वहां पे। मतलब होता क्या, एक पेंडुलम को झुलाते हैं और जो उसकी सेम लेंथ का होता है वो तेज नाचता है। बेटा आप ये समझो कि अगर मैं एक एक सेकंड पे, मान लो कि अगर ये बैठ गया झूले पे और मैं इसको झूला दे रहा हूं, एक एक सेकंड पे हाथ मार रहा हूं, इसका टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अगर 2 सेकंड होता तो फिर क्या होता, मैंने दिया फिर वापस आ रहा है, फिर मैंने थप्पड़ मार दिया, चोट भी लगेगी और एम्पलीट्यूड भी नहीं बढ़ेगा। अगर किसी का 1.1 भी है तो भी कुछ देर के लिए बढ़ेगा, पर जिसका 1 है उसका सबसे अच्छे से बढ़ेगा। तो बेटा वो रस्सी को हिलाएगा और रस्सी पेंडुलम को हिलाएगी, तो जो उसके बराबर लेंथ का वो सबसे तेज हिलेगा। नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बेटा यूनिट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फोर्स होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2 विद सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो बेटा या तो v स्क्वायर ओवर r से बोलेंगे या ओमेगा स्क्वायर r से, पर कह रहे हैं जब टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है तो ओमेगा स्क्वायर r से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या आ जाएगा? R1 बाय R2। क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R1 बाय ओमेगा स्क्वायर R2। कह दो आगे। कह रहे एक पत्थर को फेंका है, h हाइट तक उसने जाना है, मतलब उसकी यहां पे काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होगी? mgh, तभी तो पहुंच पाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है। अब कह रहे 3/4 हाइट पे, कितनी हाइट पे? 3/4 हाइट पे जब आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इंटू 3h/4 और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? mgh/4। कह दो आगे यार। अब अरे भाई टोटल तो mgh ही रहेगी ना, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 करने को बोल रहे थे। अगला ईएम वेव की वेलोसिटी पूछ रहे हैं और इक्वेशन दे रखी ax माइनस बीटी, एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, वी का टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, एफ लैम्डा निकाल लो, या ax माइनस बीटी होता तो उसको 0 रखो और x बाई टी निकाल लो, आपके पास 3 × 10 की पावर 8 आ जाएगा। नमस्ते, चलते हैं, मुलाकात होती है अगली क्लास में।